Brought to you by MDH मसाले। चीनी को लेकर देश में बड़ी मारामारी मची है। दाम भी आसमान छू रहे हैं और चीनी की मिठास कड़वाहट में बदल गई है। ऐसे में देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में कीमतें नियंत्रण में रखने को लेकर कवायद जारी है और सीएम योगी ने नियम कायदों का हंटर चलाकर कालाबाजारी जमाखोरी करने वालों को सीधे मैसेज दे दिया है, संदेश दे दिया है कि ऐसी कोई कोशिश भी मत करना वरना अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं होगा। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यहाँ पर ये जो है बारीक चीनी की कोई कमी नहीं है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। आज 70 रुपये चीनी का दाम है। 70 रुपए किलो चीनी जी। पहले कितने में बिकती? पहले 42-45 यही चलता था। चीनी के दाम इन दिनों आम आदमी का स्वाद कड़वा कर रहे हैं। महज 3 हफ्ते में खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 50 रुपए के दायरे से निकलकर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। चीनी की कीमतों में हुई इस बेतहाशा बढ़ोतरी से लोगों के किचन का बजट गड़बड़ाता दिख रहा है। कितने में बेच रहे हैं? आज 70 रुपये चीनी का दाम है। 70 रुपए किलो चीनी जी। पहले कितने में बिकती? पहले 42-45 यही चलता था सीधे। आज आप अपनी दुकान पे 70 रुपए किलो चीनी बेच रहे हैं? बिल्कुल। ऐसा क्यों भाई, इतनी महंगी क्यों? जब इतना महंगा खरीद में ही मिल रहा है तो हम लोग करें क्या। चीनी तो हमारे घर बन नहीं रही है। मार्केट से हमको भी खरीद कर लाना है, उसके अकॉर्डिंग बेचना है। कितने रुपए में मिल रहे हैं होलसेल में? होलसेल में मिल रही है 66 रुपये केजी चीनी मिल रही है। 66 रुपए होलसेल में बिक रही है। होलसेल में मिल रही है, उसके बाद भाड़ा लगाकर यहाँ पे अपने घर तक लाना अलग चीज हो गया दुकान तक। चीनी के दाम में लगने वाली आग के पीछे चीनी की मिल कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को बड़ी वजह माना जा रहा है, जो 3 से 4 हजार रुपए से बढ़कर रिकॉर्ड 5400 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंची है। इसी का असर माना जा रहा है कि खुदरा बाजार में भी कीमतें बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची। हम इस समय फतेहपुर के पुरवार शुगर स्टोर में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चीनी की जो है वो डिमांड जो है वो एज इट इज़ बनी हुई है। जो इस स्टोर के जो संचालक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चीनी के रेट्स हैं वो पहले जो है वो 3 से 4 हजार रुपए में थे, अब 5 से 6 हजार रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से। कहीं ना कहीं जो मिलर्स हैं उन्होंने जो मनमानी बढ़ोतरी की उसका असर अब मार्केट में दिख रहा है। चीनी को लेकर पैदा हो रहे इसी संकट को दूर करने के लिए अब योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, लोग कतई परेशान ना हो। एक आंकड़े के मुताबिक सहकारी चीनी मिलों में 23.60 लाख क्विंटल चीनी मौजूद है। निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख क्विंटल चीनी है। निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख क्विंटल चीनी उपलब्ध है। यानी प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख क्विंटल चीनी का भंडार है। लिहाजा सीएम योगी ने चीनी के बढ़ते दामों को कंट्रोल में रखने के लिए हंटर चलाना शुरू कर दिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं कर पाएगा। यही नहीं, डीलर एक वक्त में 400 टन से ज्यादा का स्टॉक भी नहीं रख सकता। चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी ने की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने आमजनों से अपील की है कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पे काला बाजारी चीनी की नहीं होनी चाहिए और ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है ये भ्रम दूर होना चाहिए। चीनी जब इतनी मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास तो कहीं ये कुछ चीजों का इंटरनेशनल मार्केट से भी प्रभाव पड़ा करता है, बाकी चीनी पूरी मौजूद है। सीएम योगी ने चीनी को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक एक्शन शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर और सोनभद्र में खाद्य और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने नवीन मंडी में चीनी व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया, चीनी की खरीद बिक्री और भंडारण से संबंधित जानकारी ली। जांच का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना था कि व्यापारियों के पास निर्धारित सीमा के अनुरूप ही चीनी का भंडारण है या नहीं। इस छापेमारी का मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक के भंडारण पर रोक लगाना है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो चीनी के थोक और फुटकर विक्रेता हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं,
किया है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों में ये देखा जा रहा है कि जो चीनी के स्टॉक लिमिट है 4000 कुंटल, उससे अधिक तो नहीं है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में चीनी की जमाखोरी और कीमत जो बढ़ रही है उसके संदर्भ में आज जो है निरीक्षण किया गया। उसमें चौपन में जो है 2 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जहां पर रजिस्टर इनवॉइस नहीं मिला, वहां पे जिला खाद्य पदाधिकारी को निरीक्षण किया गया है। उसमें जो है अपने अनुसार नोटिस देकर कार्रवाई करें। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। आधे भारत की मिठास की कमी को यही प्रदेश पूरा करता है और सूबे की इसी पहचान को बरकरार रखने के लिए इस पर दाग न लगे, इसके लिए एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी ने यह मैसेज दे दिया है कि यूपी का शुगर उनके कंट्रोल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के यूपी में इतना तो साफ है, जो कानून को तोड़ता है उसका इलाज होता ही है, फिर चाहे वो ट्रीटमेंट किसी भी तरह से हो। मुजफ्फरनगर में एक मदरसे पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था। जब उसकी जांच चल रही थी तब ये पता चला कि मदरसा अवैध है। फिर क्या, मदरसे पर एक्शन का ऑर्डर निकला और 1500 किलो के पहलवान ने संडे होने के बावजूद दस्तक दी। अवैध मदरसे को बुलडोजर ने कैसे तहस नहस कर दिया, ये रिपोर्ट देखिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। बुलडोजर अपने सबसे विकराल रूप में है। बुलडोजर ने इस मदरसे की एक एक ईंट को गिराने की हट कर ली है, क्योंकि ये वो विवादित मदरसा है जिस पर आरोप लगे थे कि ये मदरसा नहीं, धर्मांतरण का अड्डा है। यहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाने की साजिश रची जाती रही है। अब योगी के बुलडोजर ने इस मदरसे का नामो निशान ही मिटाकर रख दिया है। योगी प्रशासन का पीला पंजा यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचा। जिस मदरसे को यह सपाट जमीन में बदल रहा है उसका नाम है दारुल उलूम रहमानिया मदरसा। योग साधना आश्रम के संचालक यशवीर महाराज ने आरोप लगाया था कि इस मदरसे में लंबे वक्त से हिंदुओं का धर्मांतरण होता आ रहा है, जिसके बाद यहां बुलडोजर ने मोर्चा खोल दिया और यहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है। अब देखिए, धर्मांतरण कराने वाले मदरसे की ईंट उखड़ गई है। हिंदू युवक युवतियों को फंसाने वाले मदरसे की छत छिन गई है। पिछले दिनों धर्मांतरण का आरोप लगे जिस मदरसे पर, आज उस मदरसे पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण पर हुई है। हम इस समय मदरसे में मौजूद हैं और यहाँ पर खुद बुलडोजर से मदरसे के जो संचालक है उनके द्वारा जो अवैध निर्माण था वो खुद ही तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर के हर पंजे ने अवैध मदरसे की दीवार को तोड़ डाला। न मदरसे की दीवार बची, न कमरा, न पिलर। बुलडोजर ने एक एक हिस्से को गिरा दिया। इस मदरसे पर आरोप लग रहे थे कि इस्लामिक तालीम देने के नाम पर सालों से यहां हिंदुओं को लाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। यानी आरोपों के मुताबिक इस मदरसे में अब तक कई हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। पर नगर के दारुल उलूम रहमानिया मदरसा में न केवल हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लग रहे थे, बल्कि इसके अवैध रूप से बने होने की बात भी सामने आई थी। आरोप था कि इस मदरसे को सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाया गया था। पहले मुसलमानों ने सरकार की जमीन को घेरा, वहां मौजूद कुएं को बंद कर दिया, वो कुआं जिस पर हिंदू महिलाएं पूजन के लिए जाती थीं, और वहां मदरसे को खड़ा कर दिया। इन आरोपों की जांच की गई, जिसके बाद अब से कुछ घंटे पहले बुलडोजर ने यहां दस्तक दी, और दस्तक भी ऐसी कि अवैध कब्जे को मिटाकर ही लौटा। दारुल उलूम रहमानिया नाम का मदरसा चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, और वहां पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में लाया गया था, जिसके आधार पर जिसमें जुनैद अंसारी इत्यादि को गिरफ्तार किया गया था। धारा 67(5) के तहत इसे अवैध पाया गया, जिसके तहत इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। संदेश साफ है, धर्मांतरण कराओगे, अवैध कब्जा करोगे तो बुलडोजर से बच नहीं पाओगे।
योगी के बुलडोजर ने मदरसे से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया, साथ ही धर्मांतरण के अड्डे का नामो निशान भी मिटा दिया, जहां न जाने कितने हिंदू युवक युवतियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। तो बुलडोजर अवैध मदरसे पर चल गया और हो सकता है कि अगला बुलडोजर खाकी पर हमला करने वालों पर चल जाए, लेकिन यूपी में नहीं बल्कि दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ हमलावरों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर अटैक किया। आरोपियों ने ईंट पत्थरों, लाठी डंडों और मिर्ची पाउडर से पुलिस कर्मियों पर हमला बोला और हमले के 11 सेकंड के वीडियो ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया और अब हमलावरों को बुलडोजर ढूंढ रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं अंदर कमरे में बैठा था, जब लड़ाई झगड़ों की आवाज सुनाई दी। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा पुलिस के ऊपर डंडा बरस रहे थे। लाठी चल रही है, घूंसे पर घूंसे मारे जा रहे हैं। पीटने वाले एक ही परिवार के सदस्य हैं और पिटने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जवान। आरोप है कि इन पुलिस वालों के साथ मारपीट तो हुई, आंखों पर लाल मिर्च पाउडर भी फेंका गया। उन्होंने मिर्ची पाउडर ले गए तो उन्होंने पुलिस वालों को मिर्ची पाउडर मारा है, फिर पुलिस वालों को मारा, उन्होंने डंडा से मारा है, पत्थर से मारा है। ईंटें, पत्थर, डंडे, मिर्ची पाउडर भी कोई लेके आया था, वो भी फेंक रहे थे आंखों में। जगह भलसवा डेयरी, दिल्ली। वक्त दोपहर 3 बजे। तारीख 22 अगस्त। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दिनेश और राजेश मुकुंदपुर इलाके में गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने एक मोटरसाइकिल को रोका। जांच में वो बाइक बिना कागजात की निकली, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उस मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। इसी बात से गुस्साया मोटरसाइकिल मालिक पुलिस थाने पहुंचा, जहां अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला बोल दिया। उस बाइक के दस्तावेज ना मिलने के बाद उस बाइक को यहाँ पर जो पुलिस बीट का जो स्टाफ ऑफिस है यहाँ पर लाया गया और ठीक उसके बाद ही कुछ लोग यहाँ पर डंडे और लाठी लेकर के मौके पे पहुँच गए, जिन्होंने अपने मुंह जो थे नकाब से ढक रखे थे और साथ में उनके पास लाल मिर्च पाउडर भी था। लाल मिर्च पाउडर सबसे पहले तो पुलिस वालों के ऊपर जो था वो यहाँ पर छिड़का गया और उसके बाद लाठी डंडों और पत्थरों से उनके ऊपर हमले किए गए। आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, ये वो इलाका है और यहाँ पर सीसीटीवी भी मौजूद है जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई है। घायल पुलिस कर्मियों का आरोप है कि हमले से पहले सुनियोजित तरीके से उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंका गया। उसके बाद बड़ी संख्या में आरोपी उन पर टूट पड़े। पुलिस पर हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी पुलिस कर्मियों पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। लाठी, डंडों, ईंटों, लातों, घूसों के साथ पुलिस कर्मियों से बराबर हाथापाई की जा रही है। पुलिस कर्मियों को लेटा लेटा कर सड़क पर गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है। गाली गलौज भी नॉनस्टॉप जारी है। पहले से कुछ लोग जो थे वो यहाँ पर पहुँच चुके थे, जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। उनके पास लाठी डंडे थे और पत्थर थे जिसके साथ उन्होंने हमला किया। मिर्च का पाउडर था वो उनकी आंखों पर फेंक दिया। इस घटना में 3 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। हेड कांस्टेबल दिनेश के सिर में चोट लगी है। हालांकि पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हमले में शामिल एक हमलावर को मौके से ही पकड़ लिया, जो नाबालिग बताया जा रहा है, जबकि बाकी लोग भाग निकले। दिल्ली पुलिस के जवानों से मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सुनील उर्फ पंकज आदतन अपराधी है। उस पर पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन यहाँ पर किया है आरोपियों को पकड़ने के लिए। हालांकि अब तक एक नाबालिग को पुलिस ने इस मामले में पकड़ा है। इसके अलावा जो बाकी अन्य लोग हैं उनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है। सवाल यह है कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर हमला करके इलाके में अपनी दहशत फैलाना चाहते थे। सवाल ये कि देश की राजधानी में जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली वासियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े पुलिस कर्मियों पर उन्हीं के दफ्तर के बाहर हमला किया गया, दिल्ली में खाकी कटर अपराधियों में कमजोर हो रहा है। शुभांग सिंह ठाकुर, दिल्ली, जी मीडिया। और जब देश में पेपर लीक के खिलाफ सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है, उस वक्त भी नोएडा से लेकर छत्तीसगढ़ तक में पेपर लीक पर बवाल छिड़ा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी का ये पेपर लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में प्रोफेसर ने पेपर लीक करने का जो तरीका बताया, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे।
नोएडा में परीक्षा केंद्र पर हंगामा बरपा है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए करीब 100 से ज्यादा कैंडिडेट वॉकआउट कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में तो पेपर लीक कांड ही हो गया। नोएडा में इंटरनल प्रमोशन की परीक्षा चल रही थी। इसको एसएससी के तहत एसएससी डीओपीटी द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जब कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो किसी के डेस्कटॉप का माउस ही नहीं चल रहा था तो कहीं अपने आप ही ऑटो मोड में चल रहा था। एसएससी के रीजनल डायरेक्टर से सवाल पूछा गया तो कहा ऑल इज वेल। ये देखिए रीजनल डायरेक्टर हैं और ये इस तरह से भाग रहे हैं। हैरानी की बात, जी न्यूज़ लगातार दिखा रहा है स्टूडेंट्स की समस्या है और ये कह रहे हैं, यहाँ पे तमाम बच्चे कह रहे हैं आप रिसीविंग दो और ये हमारे आई कार्ड्स होने के बावजूद क्यों नहीं दिया गया। लेकिन देखिए कोई जवाब दिए बिना इनका कहना है कि सब कुछ स्मूथ हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो 100 से 150 बच्चे एग्जाम छोड़कर बाहर कैसे आ गए। जंतर मंतर से लेकर देश के तमाम जगहों पर जिस पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर चला, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का नया कांड हो गया। आपको जानकर हैरत होगी कि पेपर लीक के लिए प्रोफेसर ने क्या तरीका अपनाया। पेपर सीलबंद लिफाफे में रखा था। प्रोफेसर ने उसमें सुई से छेद किया, फिर एंडोस्कोपी कैमरे को लिफाफे में बने छोटे छेद के अंदर डाला। उसके बाद कैमरे से पेपर स्कैन कर लिया। इसके बाद कंटेंट को हाथ से लेकर छात्रों को 11,000 हजार रुपए में बेच दिया। जब प्रोफेसर ही शिक्षा व्यवस्था का दुश्मन हो जाए तो क्या होगा, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। मास्टरमाइंड प्रोफेसर का नाम योगेश सोनकेसरिया है, जो दुर्ग जिले के भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज में 2019 से प्रोफेसर हैं। पुलिस ने प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11,000 रुपए कैश, 6 मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, केबल, मोबाइल कनेक्टर, सुई, सूजा, कॉपी और फेविकॉल जब्त किया है। भारती कॉलेज जो दुर्ग में स्थित है, उसका प्रोफेसर के द्वारा ये पेपर लीक किया जाने का पता चला है, लीड्स मिला है। तो तुरंत टीम जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी रवाना हुई थी। जो स्टूडेंट्स जो पेपर खरीदे हैं उसको भी हम लोग गिरफ्तार किए और जो प्रोफेसर जो मास्टरमाइंड है योगेश सोनकेसरिया नाम है उनका, तो उसको भी गिरफ्तार करने में टीम को सफलता मिली। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी IGKV के BSc कृषि फर्स्ट ईयर के प्लांट पैथोलॉजी और सेकेंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर के एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान का पेपर लीक हुआ है। 7 अगस्त को BSc कृषि फर्स्ट ईयर की प्लांट पैथोलॉजी और 20 अगस्त को सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान परीक्षा थी। दोनों परीक्षाएं विश्वविद्यालय से जुड़े 28 कृषि कॉलेजों में होनी थी। पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने परीक्षा स्थगित कर दी। पेपर लीक की जानकारी कवर्धा कृषि कॉलेज और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ईमेल के जरिए मिली। इसके बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। IGKV में BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान का पेपर परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक हुआ था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर की तस्वीरें और सवाल छात्रों के बीच व्हाट्सएप पर पहुंच गए। IGKV में जो पेपर लीक हुआ है वो सुबह 8:45 में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। वही प्रश्न पत्र जब बच्चे एग्जाम हॉल में देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसके बाद छात्रों ने वहां हंगामा किया। हमको फ़ोन आया, कॉल आया, तो हमने भी विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया और पेपर लीक पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का और पेपर रद्द करने का मांग किया है। छत्तीसगढ़ का पेपर लीक कांड किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं हुआ जिससे नौकरी मिल जाती। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल के पेपर थे, लेकिन शिक्षा माफिया ने चंद रुपयों के लिए इसे भी बेच डाला। वो भी तब जब पूरे देश में पेपर लीक के खिलाफ अभियान छिड़ा हुआ है। देश की संसद ने इसके लिए कड़े कानून पास किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपनी सरकार चला रहे पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टुकड़े टुकड़े गैंग को कुचलने की कसम खा ली है। जादवपुर वाली घटना पर सीएम शुभेंदु ने खुलकर बात की और जादवपुर यूनिवर्सिटी को एक अलग आइलैंड समझने वाले वामपंथियों को यह साफ संदेश दे दिया कि राज्य में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा।
সরকার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তার স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য এসেছে। আমরা যাদবপুরের ভিতরে এবং বাইরে জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করবই। पश्चिम बंगाल की जिस जादवपुर यूनिवर्सिटी में तिरंगा नहीं लहराया जाता, शिक्षा विभाग को कैंपस में घुसने से रोका जाता, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रभाव है, जिस यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम गाने गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस मनाने का विरोध होता है, उस जादवपुर यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बदलने की प्रतिज्ञा शुभेंदु अधिकारी ने ले ली। যাদবপুরে জানেন সিসিটিভি লাগাতে দেওয়া হয় না। যাদবপুরে এক শ্রেণীর টুকরে টুকরে গ্যাং, যারা রাষ্ট্রবিরোধী, যারা 26শে জানুয়ারি 15ই আগস্ট পালন করে না, বন্দে মাতরম গাইতে দেয় না, আমরা যাদবপুরের ভিতরে এবং বাইরে জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করবই। शुभेंदु का यह बयान जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन की झड़प के बाद आया है और शुभेंदु ने साफ कर दिया कि अब यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद का रास्ता बनेगा। यूनिवर्सिटी में अब सनातनी संस्कृति दिखेगी और आजादी मांगने वाले के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। এই সরকার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন নিয়ে এসেছে, তার স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য এসেছে। এখানে রাষ্ট্রবাদ, এখানে ভারতীয় সংস্কৃতি, এখানে সনাতন সংস্কৃতি, এখানে বন্দে মাতরম, এখানে তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা, এখানে জনগণ মন অধিনায়ক। जादवपुर विश्वविद्यालय में 19 अगस्त की रात वामपंथी छात्र संगठन और एबीवीपी के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद दोनों संगठनों ने 20 अगस्त को एक दूसरे के खिलाफ रैली निकाली थी। बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जादवपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जादवपुर को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रहा है, ये पहली बार नहीं है। उसको एक अलग से आइलैंड बना के रखा था इन लोगों ने, वहाँ देश विरोधी स्लोगन लगता था और इलीगल एक्टिविटी चलती थी। वहाँ केंद्रीय मंत्री को अपमान किया गया, माननीय राज्यपाल को अपमान किया गया, कोई कुछ नहीं बोलता था। ये नहीं चलेगा वहाँ। बाकी कानून व्यवस्था पुलिस को देखना चाहिए। शुभेंदु के बयान पर कुछ नफरती मौलानाओं को मिर्ची लग गई और अब वो संविधान संविधान चिल्लाने लगे। जनाब शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बात कही है, हो सकता है कि उन्होंने अपने देश प्रेम के इजहार के लिए बात कही हो, लेकिन उन्हें ये बात भी समझनी चाहिए कि देश प्रेम के इजहार के लिए कोई एक तरीका खास नहीं किया जा सकता कि इसी तरीका से देश प्रेम का इजहार हो सकता है। हालांकि राज्य में रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि उन्हें वंदे मातरम गाने में कोई परेशानी नहीं है। वंदे मातरम गान गाने से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का ठीक ही है। भारत में रहता है, भारत माता का गान नहीं गाएगा, ये तो संविधान का खिलाफ है ना, गाना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम नहीं है, सबको गाना तो हम लोग गाना गाएगा ना। जादवपुर यूनिवर्सिटी की सोच बदलने का समय आ गया है। शुभेंदु यूनिवर्सिटी से टुकड़े टुकड़े गैंग की विदाई की रणनीति बना रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटी में तिरंगा भी लहराए और वंदे मातरम भी सुनाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात तो सनसनीखेज वारदात की, जिसने एक बार फिर से पति पत्नी के रिश्तों को लेकर सवालों का एक नया कटघरा तैयार कर दिया। मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने पति को चाकू से गोदा, उस पर न सिर्फ ताबड़तोड़ वार किए बल्कि पेट फाड़कर लिवर और किडनी तक बाहर निकाल लिया। मुस्कान ने पति को काट कर नीले ड्रम में पैक कर दिया। सिया ने मंगेतर को प्रेमी के साथ मिलकर पहाड़ी से धक्का दे दिया। रविता ने पति की हत्या के लिए उसे सांप से डसवा दिया। रूबी ने पति की हत्या कर बाथरूम में ही उसकी कब्र बना दी। रिश्तों के खौफनाक कत्ल की ये दास्तानें थमती नहीं दिख रही। गुस्से और नफरत की आग ने इस बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 फेरों के पवित्र बंधन को जलाकर खाक किया है, जहां बिमला नाम की महिला ने अपने पति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। अस्पताल के बेड पर पड़ी इस महिला का नाम बिमला है। आरोप है कि बिमला ने झाड़ फूंक के चक्कर में अपने पति राजेश का बेरहमी से न सिर्फ कत्ल कर दिया बल्कि उसके शरीर के कई अंगों को बाहर निकाल लिया।
बताया जा रहा है कि बिमला का अपने पति राजेश से किसी बात पर विवाद हुआ। विवाद बढ़ा तो बिमला ने चाकू से राजेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। चाकू के हमले से राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद बिमला ने अपनी जान देने के लिए खुद भी छत से छलांग लगा दी। लहूलुहान अवस्था में राजेश नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है और जब उसको पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और फिर जब पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की तो पता चला कि इसकी पत्नी ने इसका मर्डर कर दिया था और वह पत्नी छत से कूद गई थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। बिमला की क्रूरता और बेरहमी की दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बताया जा रहा है कि बिमला ने राजेश पर चाकू से अनगिनत वार किए। यही नहीं, चाकू से बिमला ने राजेश का पेट फाड़ दिया, शरीर पर करीब 1 फुट लंबा और 1.5 से 2 फीट गहरा घाव कर दिया। राजेश का लीवर और किडनी तक बाहर निकाल लिया। राजेश के अंगों को समेटकर उसने एक बोरे में उन्हें बंद कर दिया। इसके बाद बिमला घर की छत से नीचे कूद गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे कई लोगों को तो कमरे का हाल देख चक्कर आ गए। कमरे में राजेश का खून से लथपथ शव पड़ा था। फर्श से दीवार तक खून से सने हुए थे। कमरे के एक कोने में एक बोरा रखा हुआ था और उसी के अंदर राजेश के अंग रखे हुए मिले। जो है कि उसकी अंतों को निकाल के उसने एक लिफाफे में डाला हुआ था। राजेश मूल रूप से यूपी के सीतापुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि राजेश मजदूरी करता था। उसकी शराब की लत को लेकर बिमला से आए दिन उसका झगड़ा होता था। वहीं बिमला पर झाड़ फूंक करने के काम के आरोप लग रहे हैं। हत्या की असल वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों के सामने उन सारी पत्नियों के चेहरे किसी रील की तरह दौड़ गए जिन्होंने बेरहमी से अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by MDH Masale.